सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात दो बयानियों पर लड़े गए। एक बयानिया था जो कि इस वक्त हुकूमती जमातों का बयानिया था, जिसमें मईशत के इस्तेहकाम से मुतालिक बात हो रही थी, मुल्क को मुफाहमत के जरिए आगे ले जाने की बात हो रही थी और अवाम को रिलीफ देने की बात हो रही थी। और दूसरा जो बयानिया था वो था अमरीकी साजिश का बयानिया कि किस तरह से आज से 2 साल पहले अदम एतमाद लाई गई और एक साजिश के जरिए वो लाई गई और उसको फिर एक उस वक्त की हुकूमत को एक साजिश के जरिए हटाया गया। लेकिन इस बयानिए की वजाहत गुज़िश्ता रोज़ बड़े वाज़ेह अंदाज में अमरीकी स्टेट के सेक्रेटरी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू, उनकी जानिब से कर दी गई, जिनको इस साजिश का मरकज़ी किरदार बताया जा रहा था। कल उन्होंने अपने एक बयान में, जो कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक समात के दौरान उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी साजिश का जो बयानिया था, जो साइफर को बुनियाद बनाकर जो इल्ज़ामात अमरीका पर लगाए गए, वो सरासर झूठ हैं। अमरीका ने ऐसी कोई साजिश नहीं की थी, ऐसी कोई मदाखलत नहीं की थी और अमरीका पाकिस्तान में किसी खास जमात की हुकूमत नहीं चाहता, बल्कि जो भी हुकूमत वक्त होती है उसके साथ रियासती सतह पर ताल्लुकात को आगे लेकर चला जाता है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हुकूमत के साथ चलाया जाता है, बल्कि किसी सियासी जमात के साथ उनका इन ताल्लुकात को फोकस नहीं किया जाता। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने असद मजीद, जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उनका भी हवाला दिया कि वो भी अब गवाही दे चुके हैं और इस बात को वो भी साबित कर चुके हैं। और जो 2 साल पहले के मनाजिर हैं वो लोगों के जहनों में होंगे, किस तरह से एक कागज़ को लहरा कर बताया गया कि जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको अमरीकी साजिश की बुनियाद पर हटाया जा रहा है, बैरूनी मुदाखलत हो रही है और अगर ये हुकूमत हट गई तो फिर मुल्क बहुत बहरानी कैफियत में चला जाएगा। तो अब ये सूरत हाल रही है और कल की इस सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को और उनके बयानिए को सियासी तौर पर कितना धचका लगेगा, चूँकि इन इंतखाबात में बहरहाल कई लोग ऐसे भी थे जो कि उनके इस बयानिए पर, जो कि गुज़िश्ता रोज़ तक लोग सही समझ रहे थे, उस पर कन्विंस थे और उसकी बुनियाद पर वोट्स भी उन्हें मिले और अच्छे खासे वोट्स के साथ उन्होंने सीट्स भी हासिल की हैं। तो अब कल के बयान के बाद क्या तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में आ सकती है और फिर कुछ और हैं जिस पर हम आगे चलकर भी गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक जमनान पाकिस्तान के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू से पहले ज़रा तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, आज उन्होंने गुफ्तगू की है सिलसिले में, एक छोटा सा उनका जुमला सुनिएगा, फिर हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। अब उस वक्त कौमी असम्बली जिन हालात में तोड़ी गई वो सबके सामने है। सदर मुमलिकत ने उस वक्त जबकि अदम एतमाद आ चुकी थी, उसके बाद वज़ीर आज़म की एडवाइस पर वो असम्बली तोड़ने का ऐलान किया था। तो आर्टिकल 5 और 6 का मुतालबा अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया जा रहा है। अब इस मुतालबे पर क्या आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, गुफ्तगू हम यहीं से शुरू करते हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये जो कल डोनाल्ड लू का बयान सामने आया, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत की बुनियाद पिछले 2 साल से थी वो बिल्कुल ही समझें एक तरह से बेबुनियाद हो गया उनका पूरा एक सियासी बयानिया, और कितना बड़ा धचका है ये बयान उनके सियासी बयानी के लिए? देखें, धचका तो है ही है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेके जाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये घिनौना किरदार अदा किया इन लोगों ने और किस स्टेज पर पाकिस्तान को ले आया, कितना यानी कितनी बेरहमी और सफाकी के साथ ये तमाम ईवल जो प्लॉट है इसको इन्होंने जारी रखा और खुद अपने हाथों कल यानी तो कांग्रेसमैन की जो कांग्रेस की थी उसमें पेशी में ये ले गए। इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है। पाकिस्तान आर्मी को ये टास्क किया कि आपने ये गवर्नमेंट हटवानी है, इसको आप जोड़िए उस शैतानी एक जो इन्होंने चाल चली हुई है पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, ये वहां पे इसको जोड़िए इस लिंक को कि वो लहरा के उसके बाद कहा कि आर्मी को कहा गया कि इसको हटवानी है और फिर पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को बताया गया अमरीकी गुलामी नामंजूर और डिसेप्शन और किस तरीके से उन लोगों के ज़हनों को कैप्टिव किया गया और नफरतें फैलाई गई। बेसिकली इट वाज एंटी स्टेट मूवमेंट जो कि आज आपके सामने खुल रही है और आने वाले दिनों में खुलेगी। दूसरा कल किरदार एक आपको ब्रेड शर्मन का वहां पे नजर आता है, अगर टाइम मिला तो उस पर भी बात करेंगे जी। अब जो साइफर के अंदर के लिखी हुई चीजें हैं जिसको बताया गया उसको हमारे सफीर ने भी, और कल जो मरकजी किरदार है ऑनरेबल डोनाल्ड लू, आप लिखा होगा पर्ची पे लिखा हुआ था ऑनरेबल डोनाल्ड लू बिकॉज ऑफ द स्टेटस ही एंजॉयज और बिकॉज ऑफ द स्टेटस ही वाज अप टू, और जिस ओहदा पर थे वो एक बहुत ही बड़ा सीरियस ओहदा था और वो अमेरिका है, वो कोई पाकिस्तान के अंदर इस खास जमात की कोई एक मूवमेंट का हिस्सेदार नहीं है वो। कल उन्होंने उस बयानिए में वहां पर कंप्लीट रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी
ना कोई ऐसी चीज का वजूद है, और ये कल तमाम चीज गिर गई। लेकिन आप ये सोचें कि एक और पीछे एक और लिंक को भी साथ में लाएं, जहां पे आजम खान, आजम सवाती और इनका बानी चेयरमैन जो है इस पार्टी का, दे आर सिटिंग, और वहां पर वो कह रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि हम इस साइफर के साथ खेलेंगे। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि इस 2 साल में जितना इन जालिमों ने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की अवाम के साथ, हम सब के साथ खेला है, इसके ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पूरे केस को एक मिसाल बना देना चाहिए कि मुल्क के साथ इन लोगों ने किस घिनौने तरीके के साथ, किस गंदे तरीके के साथ इन्होंने अपने मकासद को हासिल करने के लिए क्या गेम की। ठीक है, अब और फिर खुर्रम साहब, जाहिर है कि चूंकि हुकूमती जमात की जानिब से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तलाल चौधरी साहब को एक इंटेंशन तो नजर आ रही है, लेकिन अब ये कब तक इस कार्रवाई का आगाज होगा? अली गौर बलूच साहब भी नूनी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। अली गौर साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ जरा, पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को जरा हम गुफ्तगू में शामिल कर लें। अब्दुल्ला साहब, ये अब कितना प्रेशर होगा इस वक्त हुकूमत पर? नई हुकूमत है, आज उन्होंने अपनी इंटेंशन तो जाहिर की है, तलाल चौधरी साहब ने जो मुतालबा किया है कि आर्टिकल 5 और 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये हुकूमत तो दरअसल अस खुद ये कार्रवाई कर सकती है, ये मुतालबा इसको हम समझें या आगे की इनकी हिकमत अमली समझें? जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, एक ही बात है कि साइफर बयानिए की तो वाट लगा दी उन्होंने, और पूरी कौम को मामू इन्होंने बनाया, झूठ बोला, और 2 साल कैद है। अगर डोनाल्ड लू जिस कमेटी के सामने, खारजा अमूर की ज़ैली कमेटी के सामने ईवान नुमाइंदगान की जो कॉल के ऊपर आया था, उसके सामने पेश हुए, अगर झूठ बोलते तो 2 साल कैद जो है वो वहां सजा है इसकी। इसलिए डोनाल्ड डूल जो है वो तो बात कर रहे हैं। असद मजीद साहब जो हैं वो भी एक हमारे ज़ाहिर सफ़ीर हैं रहे, और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की हैसियत के अंदर अगर वो झूठ बोले तो उनको भी सजा है। लेकिन अगर सियासतदान झूठ बोले तो उसको फिर क्या करना चाहिए? और वो भी कौमी झूठ बोले, और वो बतौर वजीर आजम झूठ बोले। वो मीर जाफर मीर सावदिक का बयानिया जो है उससे पहले घड़े और अपनी जात, अपनी सियासत और अपनी पार्टी को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाए। डोनाल्ड लू का एक और भी बात जो है जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक इंटरनेशनल झूठे हैं, ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि वो एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। और ये बातें जो है एक साबिक वजीर आजम और एक ऐसा आदमी जो सादिक और अमीन अपने आप को कहलवाते हैं, जो अपने आप को जो है पता नहीं किस किस से नौजुबिल्ला तशबीह दिलवाते हैं, जो कहते हैं कि नौजुबिल्ला मेरी ट्रेनिंग ऐसे हुई जैसे नबी पैगंबरों की नौजुबिल्ला ट्रेनिंग हुई। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं हैं। तो फिर ये मुकामे शर्म है, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसे झूठे और मकार और धोखेबाज लोगों को जो है फॉलो कर रहे हैं। शर्म नहीं आती उनको? पाकिस्तान के लिए देखें, बात ये नहीं है कि पाकिस्तान हमारी रियासत है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये इसके अंदर किसी और का कोई नहीं है। अगर इसके लिए कोई अच्छा करे 100 बिस्मिल्लाह, हम उसके लिए जो है अपनी जान कुर्बान करेंगे। जो अच्छे काम है उनको हम सराहेंगे, लेकिन जो बुरे काम है वो झूठ बोले जाएंगे तो ना आप सादिक रहेंगे ना अमीन रहेंगे। आपके तमाम जो इवल डिजाइन थे, आपके जो हीनियस एजेंडा था जिसके अंदर आप पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना चाहते थे, डीमिलिटराइज करके डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ लेके जा रहे थे, आपने पाकिस्तान के लिए इतने कर्जे लिए, आपने IMF और वर्ल्ड बैंक की वो शराइत तस्लीम की जिसकी बुनियाद के ऊपर बेड़ा गर्क हो गया। आप डोनाल्ड लू ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छे मरासिम चाहते हैं, पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी अमूर हैं उसके हवाले से हम साफ और शफाफ इंतखाबात की जो है वो तहकीकात जो है वो चाहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्स के ऊपर कदगन है उसके ऊपर हमें जो है हम बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ये ठीक है। उसके साथ ही वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं हालिया, जो खास तौर पे अभी जो DI खान का जो मीर अली के अंदर वाकया हुआ जिसमें हमारे एक बहादुर कर्नल साहब और एक कप्तान साहब और उनके साथ 5 हमारे बहादुर जवान जो है वो शहीद हुए, उसके ऊपर उन्होंने दुख का इजहार किया और कहा कि दहशतगर्दी के ये वाकयात पाकिस्तान के लिए। अब्दुल्ला साहब, साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के इलेक्शन में जो इस वक्त बहुत सारे सवालात उठे हैं, नताइज को लोग नहीं तस्लीम कर रहे, उसकी भी शफाफ तहकीकात का एक तरह से वो भी आप मुतालबा ही समझने के उन्होंने कहा कि हम गौर से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से वो तहकीकात करता है, उस पर भी नजर है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। उन्होंने बिल्कुल मुतालबा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 5000 मुबस्सरीन जो थे वो आए थे पाकिस्तान के अंदर और उनकी तरफ से कोई ऐसा जो है वो ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई, कोई उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब आपका सवाल,
आपका सवाल था कि जो तलाल चौधरी साहब ने जिस तरीके से मुतालबा किया है आर्टिकल 5 और 6 का, मैं खुर्रम रोकड़ी साहब से इत्तफाक राय रखता हूं कि हॉरेबल एग्जाम्पल बनाना चाहिए ऐसे तमाम लोगों को जो मुल्क की सालमियत, मुल्क की मईशत और मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, मुल्क की जो सॉवरेनिटी है, मुल्क की जो आपने डिप्लोमेटिक अफेयर्स को बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में हमारे सफीरों से लोग बात करने से इनकार कर गए क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आप हमारी अब्दुल्ला साहब इस पर मजीद भी डिटेल से बात करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि अब चूंकि हुकूमती नुमाइंदगी हमारे साथ है, अली गौहर बलूच साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, बता दें वो कि अब ये किस तरह से इसकी हिकमत अमली अपनाई जाएगी, आगे इस मामले को किस तरह चलाया जाएगा। तो जो तलाल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, अली गौहर साहब, ये मुस्लिम लीग नून की ही सोच है, उन्हीं की आगे पॉलिसी बनने जा रही है, अब हुकूमत इस मामले को आगे टेकअप करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। एक ऐसी पार्टी जिसने कि अपने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ था कि हमें सियासी पार्टी, लेकिन असल में सियासी पार्टी के रूप में वो फितना था कि जो पाकिस्तान को असल में नुकसान पहुंचाने का, और उसका आसान तरीका ये था कि वो पाकिस्तान के इक़्तिदार को पर किसी न किसी तरह से मुसल्लत हो और उसके बाद वो पाकिस्तान का मुआशी तौर पर भी बेड़ा गर्क करे, लोगों के अंदर तफरीक पैदा करें, और ख़ास तौर पर जो कि बाहर के ममालिक से जो हमारे मुखालिफ मतलब है कि एजेंसी है या ऐसी तंजीमें हैं, उनसे उनको फंडिंग होती रही है, जो कि फॉरेन फंडिंग की इसमें काफ़ी हद तक पहुँच भी है। और उसके बाद अभी तक वो सिलसिला थम नहीं रहा, रुका नहीं है। 9 मई के वाक़यात के बाद भी अभी भी जो उनके जो अकाउंट बाहर से जो हैंडल होते हैं, आप देख लें कि वो उन अकाउंट पर आज भी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जहर जो है वो फेंका जाता है। फिर आप देख लें कि मैं आज देख रहा था कि एक सेनेटर जो कहता है कि जनाब इस जो है वो फितना खान को रिहा करें, तो वो उसकी आप जरा मैंने रिकॉर्ड चेक किया, पता चला कि वो भाई साहब खुद जो है वो जो बमबारी कर रहा है इसराइल, उसका वो सपोर्टर है कि वो कहता है कि जनाब उसको वो मतलब है कि और बमबारी करनी चाहिए। और दूसरा वो यहूदी लॉबी का मेन बंदा है, तो अब यहूदी लॉबी और वो पैसा अब वो काम आ रहा है। ये पहले तो कहते थे कि हमारे खिलाफ साजिश अमेरिका ने की है, अब क्योंकि उसके बाद इन्होंने अमेरिका में एक कैंपेन चलाई, अलीगौर साहब, इन तमाम मामलात को क्या उस वक्त यानी पीडीएम की हुकूमत, फिर केयर टेकर हुकूमत और ये अभी की हुकूमत, क्या ये 2-3 हुकूमतें सही तौर पर इन मामलात को हैंडल नहीं कर सकी? जो अभी हमने इलेक्शन रिजल्ट देखे हैं तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, लोगों में अभी भी उनके बयानी की एक्सेप्टेंस है। ये इस बात की कितनी अहमियत है कि लोग अभी भी उनके बयानी को सही समझ रहे हैं जब भी उनको वोट दे रहे हैं? नहीं, आप अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये कि तरीके इंसाफ नाम की कोई पार्टी मेरी नजर से नहीं गुजरी इलेक्शन के अंदर। आजाद हैसियत में उन्होंने उनके लोगों ने लड़ा, बैकिंग तो वो उस जमात की थी ना, वो आजाद लोग। हाँ जी, आजाद लोग, हाँ जी, आजाद लोगों ने जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया वो तरीके, वो पता नहीं कोई और है जमात जिसके नाम के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में है वो लोग। और दूसरी गुजारिश ये है कि हाँ जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि जहाँ से ये इलेक्शन जीते हैं, ये जो कहते धांधली है, वहाँ पर ये क्या समझते हैं, वहाँ पर कोई इलेक्शन करवाने के लिए कोई मतलब इमाम काबा की ड्यूटी लगी हुई थी कि वहाँ पर केपीके में। लेकिन अलीगौर साहब, बहुत सारी ऐसी जमातें हमारे मुल्क में हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, जो कि बड़े बड़े एहतजाज और जलसे करती हैं, लेकिन उन लोगों को वो अपने वोटर्स काउंट में नहीं टर्न कर पाती। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये रही कि हमने देखा कि कैंपेन नहीं हुई, और ये पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड, जो जितने भी वाकयात अभी तीनों हमारे पैनलिस्ट ने बयान किए, ये रिकॉर्ड पर हैं और ये सब कुछ होता रहा। इसके बावजूद जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने इनको निकल कर वोट दिया, तो ये कैसे ये सब मुमकिन हुआ और अब लोगों के माइंडसेट को कैसे तब्दील किया जाएगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। खुर्रम रोकड़ी साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अली गौहर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये इस इलेक्शन के नताइज, इस बयानिए के जो अब ये कल झूठा साबित हो चुका है, इसके बावजूद आपके लिए हैरान कुन है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। अपने जो बयानिया कल झूठा साबित हो गया, उसको वो आवाम में इतने अच्छी तरह बेचने में कामयाब रहे कि जो जमातें अपने सच्चे बयानी को बेचने में भी कामयाब नहीं रही होंगी। तो ये ज़रा लोगों के माइंडसेट पर भी आप कुछ बात कीजिएगा, ये किस तरह का है हमारे लोगों का माइंडसेट? देखिए, काजिब जो है ना, ये दौर ऐसा है कि काजिब की कज़ब बयानी बिकती है। मैंने एक टर्म पढ़ी थी बड़ा अरसा पहले, बल्कि एक टाइटल है कौन आर्टिस्ट का।
यानी इस तरीके से धोखा दिया गया और वो तमाम कार्ड्स प्ले किए गए। ये तो शुक्र करें कि आपके पास अल्लाह ताला ने रहम किया कि टाइम ने आपको बचा दिया। वक्त एक ऐसा पावरफुल फैक्टर है जो आपको बचा लेता है। हर उस कार्ड का इस्तेमाल किया गया कि अगर वो अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाता तो आप सोचिए कि कौम की हालत कहां तक पहुंच गई। ये एक कल्ट डेवलप हुई आपके मुल्क में और आपको इसका बहुत सीरियसली इलाज भी तजवीज करना है, उनको सेग्रीगेट भी करना है और उनमें से जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी करना है और फिर अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी तमाम चीजों को दुरुस्त जगह पर रखते हुए कानून के निफाज को आपने लाजिम करना है। और जो इस कल्ट के लीडर्स हैं और जो इस कल्ट के क्रिएटर्स हैं और जिन्होंने इस पूरी मूवमेंट को जन्म दिया, मजहब कार्ड इन्होंने खेला, एंटी अमेरिका कार्ड इन्होंने खेला, हर वो चीज जिस पर जज्बात से खेलकर वक्ती तौर पर कोई भी रिएक्ट करा के फायदा उठाया जा सकता है, इन्होंने इस मुल्क के साथ खेला। और जो सच बोलने वाले थे या जो इनके इन तमाम झूठ को डिनाई कर रहे थे, उनके खिलाफ इनकी गलाजत सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी कैंपेन थी इनकी कि इन्होंने लोगों को सहमा दिया, सहम गए लोग। अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये अब ज़ाहिर है 90-92 लोग जो आज़ाद हैसियत में पहले मौजूद थे अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान के तौर पर असेंबली में मौजूद हैं, और अब इस वाक़े के बाद हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना। जिस तरह आर्टिकल 5 और 6 की बात हो रही है, ये कार्रवाई अगर आगे बढ़ाई जाती है तो फिर हमें एहतजाज नज़र आएंगे, फिर हमें इसका एक काउंटर आर्गूमेंट नज़र आएगा। जो इस वक्त सियासी तलखी है, इसमें जो कशीदगी है, इसमें फिर और इजाफा भी हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए अरबाब जहांगीर साहब, सबसे बड़ा अलमिया यह है कि यहाँ मामलात हुकूमत के नहीं हैं। जो नुकसान हुआ वो रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों को हुआ, कौमी सलामती के इदारों को हुआ, हमारे मुहाफ़िज़ों को हुआ। और हम ये देखते हैं कि सियासत के पॉइंट स्कोरिंग और होते हैं। अभी हालिया जो शहादतें हुई उसके ऊपर हमने देखा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो हुई। हालांकि उस दिन सिर्फ और सिर्फ शहीदों का जिक्र करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल असली मसला यहाँ ये है कि सियासत की आड़ में अगर आप रियासती इदारों को सामने रखते हुए आप अपनी सियासत चमका रहे हैं तो ये गलत है। आप अगर वाकई सजाएं देना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में अब बातें करने का टाइम नहीं रहा, क्योंकि अब जो है वो तशखीस हो गई मर्ज की, पता चल गया। बाकायदा लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है वो भी आ गई डोनाल्ड लू की कि जनाब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था और ये सब झूठ था, मन गढ़ंत था। अब इसके ऊपर जो है वो अब इलाज करना है। और अगर आपने इलाज के अंदर सियासत को घुसेड़ दिया और कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे केपी और ये 92 जो लोग उनके मौजूद हैं उसके लिए आपने उनको कुछ यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स की पॉलिसी अपनाई, तो फिर तो आप मेरे ख्याल में आपका इस सारे ये जो एफर्ट है ये फ्यूटाइल है, ये इसका कोई जरूरत नहीं है करने की। अभी तक 9 मई के वाकयात के अंदर लोगों को सजाएं क्यों नहीं, ये है बहुत अहम। डोनाल्ड लू की भी एक बात जो थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर उनको तशवीश है। क्यों तशवीश है भाई? जो आपके स्पीकर की असेंबली के अंदर जब कैपिटल हिल के ऊपर हमला होता है, स्पीकर की कुर्सी पे खड़े होकर तस्वीर बनाता है, उसको 13 साल की कैद जो है वो आप बामुशक्कत दे देते हैं। अमेरिका के अंदर 18 साल की कैद जो है वो अमेरिका में होती है लोगों को जो कैपिटल हिल में हमला करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो GHQ के ऊपर हमला करते हैं, जो ISI के ऊपर हमला करते हैं, जो हमारे शोहदा की बेतौकीरी करते हैं, क्या उनको कोई इबरतनाक सजाएं नहीं होनी चाहिए? अगर ये कानून नहीं है, मैं अभी हमारे मुस्लिम लीग के यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है वो कौम की उमंगों के मुताबिक जो है फैसले बनाएं, आप कवानीन बनाएं और इन लोगों को ऐसी नकेल डालें जो एक इबरतनाक इनके लिए जो है वो सामने आ जाए। लेकिन अब्दुल्ला साहब, ज़ाहिर कानून बनाने के लिए तो असेंबली में उतनी अक्सरियत की ज़रूरत होती है कि नंबर्स पूरे हों, बड़ी आसानी के साथ वो इत्तेहादी हुकूमत ना हो, प्रेशर ना हो। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ ज़रा। एक आपकी इजाज़त से एक बात और कह दूँ। अभी आपने जो है वो सवाल किया था कि जी लोगों की इनकी अक्सरियत है और लोगों में इनका बयानिया मकबूल है। पहली बात यह है कि तब तक डोनाल्ड लू की बात आई नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन्होंने सोशल मीडिया के लिए बाकायदा इसराइल से, भारत से, बरतानिया से, अमेरिका से इन्होंने टीमें हायर की थी और इसके शवाहिद और सबूत मौजूद हैं और उनको लोगों को प्रोपगेट किया। 1152 लोगों को जो है केपी हुकूमत ने बाकायदा हायर किया, जिनके ऊपर 880 मिलियन पाकिस्तान के रुपए लग गए। ये वो तमाम हकायक हैं। इसकी वजह से लोगों के जहन प्रागंदा किए। लेकिन मेरा सवाल का जवाब आपका जो है वो ये है
कि दुनिया में इस टाइम पे तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान हैं। इसका मतलब है कि हमारा बयानिया झूठा है और जो 8 अरब लोग हैं, बाकी जो 6 अरब हैं, वो सही हैं? नहीं, ये गलत बात है। इसका मतलब है कि हमेशा जो कम तादाद के लोग होते हैं, जो 313 होते हैं, वही 1000 के ऊपर जो है फतह पाते हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि लोगों ने अगर इनको 92 सीटें दी हैं तो वो दुरुस्त हैं, वो गलत हैं, वो अब हुकूमत के लिए चैलेंज कितना बड़ा? जी खुर्रम साहब, आप एक ऐड कर दिए, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, फिर मैं तफसील से अली गौर साहब की तरफ जाता हूं। जी मैं इसलिए करूंगा कि देखें 2 साल से जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को जिस डिसेप्शन में ले जाकर उनको प्रोवोक और इंसाइट करा के कुछ अमल कराए गए या नफरतें फैलाई गई, इस चीज को फोकस करना बहुत जरूरी है। और इस तमाम बयानिए के क्लैरिटी के बाद सजाएं बहुत जरूरी है। मैं पहली वाला जो पॉइंट कर रहा था कि इस कल्ट के इस फैक्टर को समझते हुए इसके ऊपर तो स्टडी होनी चाहिए, और जिस डिसेप्शन को इस कॉन आर्टिस्ट ने डेवलप किया, चले कल के आपके बयान के बाद भी ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। अब जरा पीपल्स पार्टी की भी मैं राय जानूं, जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो कायर साहब, ये जो डोनाल्ड लू का कल का बयान सामने आया, उसके बाद ज़ाहिर है पीटीआई के बयानिए को एकदम उसने झूठा साबित और बेबुनियाद साबित कर दिया। आज अभी कुछ देर पहले तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 और 6 की कार्रवाई उस असेंबली को तोड़ने के लिए सदर के खिलाफ होनी चाहिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कुछ अर्से पहले इसी तरह की बात कर चुके हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने से तो कासर हूं, क्योंकि पार्टी का मौक़िफ़ तो पार्टी की मीटिंग के बाद ही दिया जा सकता है। मैं और न ही मैं पार्टी स्पोक्समैन हूं कि मैं पार्टी का मौक़िफ़ दूं। मैं अपने ज़ाती मौक़िफ़ से आपको आगाह कर सकता हूं। सही, जी 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 बताइए कायर साहब। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि डोनाल्ड लू ने जो कुछ कहा है, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर कह चुके हैं। हमें इस बात का न कल कोई शक था, न आज कोई शक है। रही बात ये कि वो जो असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला था, इस बुनियाद पे सदर ने अपने तौर पे 58(2)B का इस्तेमाल तो नहीं किया ना। सदर ने तो वजीर आजम की एडवाइस पे किया। तो कोई अगर कार्रवाई हो सकती है तो वो तो वजीर आजम के खिलाफ हो सकती है, जिसने अथॉरिटी के तौर पे जिसका ये इख्तियार था कि वो सदर को एडवाइस भेजे। सही। मेरा ख्याल है इस लाइन पे सोचने की बजाय, इतनी ज्यादा इंतहा पे जाने की बजाय, हमें इस वक्त इस तेजी को, इस आग को, इस वक्त जो बहुत हिद्दत बढ़ी हुई है, इसको ठंडा करने की जरूरत है। और मुल्क में पहले ही बड़े सारे मसाइल हैं, हमें नए मसाइल की तरफ जाने की जरूरत नहीं। सही। ये बयानिया पीटीआई का हो, इमरान खान का हो या किसी और का हो, ये पहले दिन से ही झूठा था और इसमें कोई सदाकत बज़ाहिर नजर आ रहा था कि नहीं है। और डोनाल्ड लू की सर्टिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं, मैं समझता हूँ। अब चले हो भी गई, वो भी बात हो गई, तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल है टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाए और उन्हें समझाया जाए। तो कायर साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कम से कम ज़ाती हद तक आप ये आर्टिकल 5, 6 या इस तरह की किसी कानूनी पेचीदगी में नहीं पढ़ना चाहते। और एक जो तस्वीर हमें आज SIFC के इजलास में नजर आई, जहाँ चारों वज़रा आला वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे, उसमें अली अमीन गंडापुर भी थे, इससे पहले भी एक मुलाकात कर चुके हैं। तो कुछ मुफाहमाना अंदाज में आप मामला को आगे बढ़ाने को तरजीह देंगे? देखिए, किसी दूसरे को इस बुनियाद पे कि उसके किसी फैसले से, इसके फैसले से मुल्क का नुकसान हुआ, फौरी तौर पर रेटिफाई हो गया। अगर वो फैसला जिसपे सदर के खिलाफ कार्रवाई का होना, मैं कानूनी वकील नहीं हूं, मैं ये मेरी अपनी अजम्पटिव राय है कि वो फैसला तो सदर ने अपनी आजादाना हैसियत में नहीं किया, बल्कि उन्हें हुकूमत वक्त ने वो, यानी वजीर आजम ने वो एडवाइस भेजी और प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस भेजे, सदर उस पर अमल करने का पाबंद है इस मामले में। लिहाजा वो अपना माइंड अप्लाई करके उसको रोक या कैंसिल नहीं कर सकते थे। लेकिन एनी हाउ मैं फिर भी मुफाहमाना बात ही करूंगा कि इस वक्त मुल्क के ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं और हमें हिद्दत कम करके मसाइल में कमी सोचनी चाहिए, बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। सही। तो अली गौर साहब, ये आप एग्री करेंगे कायरा साहब से या डिसएग्री करेंगे कि ये अभी ज़ाहिर है कि चूँकि मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता बकौल कायरा साहब के, कि अभी पहले ही बहुत सारे मामलात हैं, पहले ही बहुत सारे महाज खुले हुए हैं, तो थोड़ा मुफाहमत की सियासत को अपनाया जाए। अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, आज जिस तरह एक तस्वीर में SIFC के इजलास में वो तमाम लोग साथ नजर आए, तो अब इस वाली तस्वीर को हमें आगे बढ़ाना है या फिर ये कानूनी तौर पर हमें मामलात को ज़रा आगे लेकर चलना है, जिससे फिर सियासी फ़ज़ा तल्ख भी हो सकती है?
देखिए, हम जातियात पर तो बिलीव ही नहीं रखते। गंडापुर साहब अगर आए हैं किसी मीटिंग में, तो वो चीफ मिनिस्टर है, अपनी ऑफिशियल हैसियत से आए हैं, तो उन्होंने आकर के इसको अगर इस तरह में ले जाए, और आपको पता है कि उनका सूबा जो है वो उनकी पॉलिसी की वजह से, और जिसका इजहार खुद गंडापुर साहब ने किया, और ये इनके एक मरवत साहब हैं, वो भी उन्होंने भी जो बात की, उन्होंने तो इनके दो वो शख्सियात है जिन्होंने अपनी ही हुकूमत को क्रिटिसाइज किया कि उनके अदवार में अरबों रुपए की तरफ चलेगी। आज आप देख लें KPK, ये जब से ये सियासत इन्होंने शुरू की, तो इनका सबसे बड़ा क्या एजेंडा था कि हम जो है वो हेल्थ पे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे। जब से KPK किस तरह टर्न हो रहा है इनकी गवर्नमेंट का, और KPK ऐसे लगता है कि आप चले जाए जिस तरह से कि वो 100 साल पूरे पाकिस्तान से हालात इनके वहाँ के ये हैं कि आज तक ये पेशावर में अंदर को सिरामिक लैब नहीं बना सके। एजुकेशन का नाम लेते थे पिछले पूरे 5 साल में, जब वो वसीम अकरम प्लस को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया था और उधर भी इनकी हुकूमत थी, तो कोई एक टीचर दोनों जगह पर भर्ती नहीं हुआ। हालांकि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उन्होंने लाखों की तादाद में सिर्फ पंजाब में टीचर भर्ती किए थे और मेरिट पर भर्ती की। तो बातें करने में और काम करने में बड़ा फर्क है। अब जाहिर है लोगों के पास तनख्वाह देने की ये वाहिद सूबा है जो डिफॉल्ट की तरफ चला गया है। पाकिस्तान दुश्मनी की दूसरी मिसाल इनकी वो किसी ने छठी कुछ नहीं कि IMF को अभी भी खत लिखा पहले अपने वजीर खजाना के जरिए सूबाई वज़ीर खजाना को, उस वक्त जब इनकी गवर्नमेंट थी वो मना करवाते रहे, उस वक्त भी लेटर लिखते रहे, लेकिन वो तो एक अलग बात है कि IMF ने मुंह पर तमाचा मारा। अब किसी न किसी तरह से ये एप्लीकेशन ये अपना कोई कैंपेन चलाते हैं, कभी यहूदी लॉबी के जरिए से बाहर काला धन पड़ा है, इसको इस्तेमाल करते हुए कि हमारे हाथ में तो सिंपैथीज बढ़े और वो इस किस्म के। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको एज अ सियासी पार्टी इनको ट्रीट किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अगर हमने पाकिस्तान की तबाही, लेकिन अली गौर साहब जाहिर है चूंकि अब एक सूबे में उनकी हुकूमत है तो सूबे और विफाक की वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो तो जाहिर है उनको साथ लेकर ही आप लोगों को आगे चलना पड़ेगा। उनको आइसोलेशन में तो नहीं आप डाल सकते ना, चूंकि फिर वो भी पाकिस्तान का हिस्सा तो है। मैं नहीं, देखिए मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक KPK की अवाम का ताल्लुक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इनको तो बिल्कुल इनको इन बेरहम लोगों के वो मतलब है कि रहम पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी बात ये है कि अगर जो इनकी हुकूमत है, मैं तो एज अ सियासी वर्कर के सीए से बात कर रहा हूँ ना, मैं तो उस गवर्नमेंट को इस तरीके से तस्लीम ही नहीं करता कि एक इंतहा पसंद तंजीम जिसने एक नहीं कई वाक़यात किए, जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, जिसने पाकिस्तान की अखलाकियात को तबाह किया, जिसने पाकिस्तान के इदारों पर पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भी उस तरह से चढ़ाई नहीं कर सके वो करे। तो अब मेरी समझ से तो ये बालातर है कि जो हमारे इदारे हैं इन लोगों को उस तरह से क्यों नहीं देख रहे और उस तरह से क्यों इनको सजाएं दे पा रहे, इनको हटा। अगर कल को तालिबान पॉपुलैरिटी के बुनियाद पर वोट ले लेगी तो आप ठीक है, नहीं जो इन वाकयात में मुलव्विस साहब कह रहे हैं कि उनको तो सजाएं देनी पड़ेंगी, तो अब जो मेरी आखिरी नहीं इधर मैं एक बात ऐड करूंगा जी, मैं इधर एक ऐड करूंगा। देखिए बात ये है कि ये वही लोग हैं ये जब इनकी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने तालिबान को आज़ाद करवाया, उनको पहले उधर दोबारा अफगानिस्तान भेजा, फिर अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो गई। यही वो जो आज दहशत गर्दी हो रही, और जो कल आपके शोहदा का जो वाकया हुआ है, जो लोग शहीद हुए हैं, उनका भी सोशल मीडिया पर ये मस्खर उड़ाते हैं और इनमें कोई रहम कोई लिहाज नाज नहीं है। इनका KPK में हुकूमत बनाना हमारी समझ से बाहर है, ये दहशतगर्द है। ठीक है, लेकिन अब जाहिर है एक वो सूबे में इनकी हुकूमत और हकीकत तो है ना, उनके पास वहाँ का मैंडेट तो है, इनके स्पोर्ट नहीं। ठीक है अली गौर साहब, जरा मैं कायरा साहब का इस पर एक शॉर्ट कमेंट ले लूँ, फिर जरा मैं खुरम रोकनी साहब की तरफ भी जाता हूँ। तो कायरा साहब, ये अब हालात जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त सोच नजर आ रही है वो थोड़ी सी पीपल्स पार्टी से हमें मुख्तलिफ नजर आ रही है। वो एहतसाब की बात कर रहे हैं कि 9 मई और इस जैसे जितने वाकयात हैं उसमें मुलव्विस अफराद का एहतसाब हो, और फिर जाहिर है कि उससे एक पार्टी बुरा मान सकती है, वो एहतजाज की सूरत में सामने आ सकती है, उनके पास भी मैंडेट मौजूद है। हेलो जी कायरा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है?
जी जी, आप फरमाइए। जी, तो कायद साहब, ये नून लीग तो इस वक्त उस एहतसाब की बात कर रही है कि 9 मई और जो इस जैसे दीगर वाक़यात हैं जहाँ जहाँ जब जब जो शरपसंदी हुई है उसमें मुलव्विस अनासिर का पहले एहतसाब हो, और जाहिर है कि फिर ये उनका ताल्लुक एक मखसूस जमात से बनता है और उस जमात के पास बहरहाल इलेक्शन के बाद एक मैंडेट तो मौजूद है। देखिए, जो 9 मई के वाक़यात हैं या उसके साथ अलाइड जो साइबर क्राइम के इश्यूज हैं, जो क्रिमिनल इश्यूज हैं, उनको तो क्रिमिनल लॉ के तहत ट्रीट करना होगा, उसमें तो एक्सेप्शन नहीं है। वो तो उनकी अपनी क़यादत भी कह रही है, उनके अपने लोग भी कह रहे हैं कि उनको सजाएं मिलनी चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके ट्रायल ऑलरेडी हो रहे हैं और वो फेयर ट्रायल के तहत उनको जो भी इंसाफ हो, अगर सजा बनती है तो सजा दें, नहीं बनती है तो उनको रिहा करें। बाकी तलखी बढ़ाने से अगर किसी का ये गुमान है कि वो कोई बेहतरी कर लेगा तो ये उसको गुमान रखने का तो हक है, लेकिन मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ। मेरी दानिश्त में हमारा माजी यही है, सबक यही है कि आप अपने मुखालिफिन को, जुर्म करने वाले अपनी जगह, वो नहीं, सियासी तौर पे अपने मुखालिफिन को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए आप एलिमिनेट करना चाहें तो वो खत्म नहीं हुआ करते, बल्कि जबर शायद उनको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। और पीटीआई को भी इस वक्त तसादम सपोर्ट करता है। अच्छा। और अगर वो पब्लिक सपोर्ट उनको इस तरह मिल जाए कि जी देखें, हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है, हम तो चाहते हैं कि वफामत हो, लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती है, तो ये लोगों के अंदर एक उनके लिए और सिंपैथी पैदा होगी। तो बेहतर ये है, जो पहला आपका सवाल था मैंने उसके जवाब में कहा, जहां तक ये है कि कोई क्रिमिनल एक्ट में किसी को सजा हुई, चार्ज हुआ या उसके खिलाफ फर्द जुर्म लगी है, तो वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में अपना केस जाके ट्रायल कराए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारर साहब, अली गौर बलोच साहब, खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे कि भारत ने एक झूठी रिपोर्ट के जरिए अपने ही एजेंट्स को क्लीन चिट देने की कोशिश की है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और भारत किस तरह से दुनिया भर के ममालिक में दहशतगर्दी की और तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ करता है, हम सबके सामने है। कुछ अर्से पहले अमेरिका में एक सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश की गई और उस साजिश पर अब एक झूठी रिपोर्ट भी सामने आई है और सरकारी सरपरस्ती जो इस पूरे वाक़ये में भारत की इन वाक़यात में मुलव्विस नासिर को हासिल थी, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ये रॉ एजेंट्स रोग के एजेंट्स थे और इनको पूरी तरह से भारत ने कोशिश की है कि किसी तरह से भारत का नाम इस मामले से, उसकी इन्वॉल्वमेंट को साफ किया जा सके, बचाया जा सके अपने एजेंट्स को। अमेरिका ने बहरहाल इस पर जो अपना रद्देमल दिया है वो चाहते हैं कि इसकी प्रोसिक्यूशन हो और जो भी मुलव्विस अनासिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस पूरी सूरत हाल पर और भारत के इस तर्ज अमल पर, जिस तरह से वो दुनिया भर के अहम ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल को रिपोर्ट किया था और उस पर बड़ा शदीद एहतजाज कनाडा की जानिब से आया था। तो गुफ्तगू इस पर हम करेंगे। कौमी सलामती के एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि तहरीक जमानत पाकिस्तान के सरबराह हैं वो भी मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो इस वक्त भारत ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह की कार्रवाइयों का, और फिर जब वो फंस जाते हैं तो मुख्तलिफ हेले बहाने और इस तरह की झूठी रिपोर्ट सामने आती हैं, अब क्या करना चाहिए इसको दुनिया के दीगर ममालिक को इस पर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जिस तरह एक बड़े मशहूर हिंदू स्ट्रेटेजिक थिंकर गुजरे हैं, चाणक्य, अंग्रेजी में उनको कौटिल्य कहा जाता है, उनकी किताब है अर्थशास्त्र। उसमें ये उनका एक स्ट्रेटेजिक विजन मेंशन्ड है। ये 2300 साल पुरानी किताब है कि जनाब कैसे आप बगल में छुरी और मुंह में राम राम, इसके मिसदाक तकरीबन आप यूँ समझें कि 74-73 साल भारत ने नॉन अलाइनमेंट का एक ढोंग रचाया कि जी मैं तीसरी दुनिया के हुकूक का अलंबरदार हूँ और मैं डेमोक्रेसी हूँ सबसे बड़ी। लेकिन जैसे ही उनको इस बात की गलतफहमी हुई कि अब हम कोई बड़ी ताकत बन गए हैं या हमारी खुशहाली में इजाफा हो गया है, तो शायद हम यानी कि इंडिस्पेंसिबल एलाई बन गए हैं अमेरिका के, तो उन्होंने अपने उनके असल जो तेवर थे वो वाजे होने लगे और जो अंदाजे फिक्र और अंदाजे रियासत उनका अपने मुल्क के अंदर दीगर मज़ाहिब खुसूसन मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और लोअर कास्ट के हिंदुओं की जानिब था और जो तर्ज अमल हमसाया ममालिक के साथ था,
वही अप्रोच इन्होंने कोताह नजरी के तहत अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में भी अपनाई और अपने सियासी मुखालफीन को उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए टारगेट करना, पहले तो धमकाना और फिर थ्रेट करना और आखिर में उनको इवन हलाक करने की कोशिश करना उनकी एक हिकमत अमली का हिस्सा था। और मैं समझता हूँ, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले दफ्तर खारजा से भी एक पाकिस्तान की जानिब से भी ये बात सामने लाई गई थी कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग जो कि भारत की तनकीद करते रहे हैं, उनकी कुछ यानी कि मुश्तबा हालात में हलाकतें हुई हैं। तो आपको एक पैटर्न नजर आता है, एक टारगेटेड किलिंग या असैसिनेशन का अपने सियासी हरीफों का, जो कि मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी इस्तेदाद और पावर को ओवर एस्टिमेट किया और मगरबी ताकतों की गुडविल और ट्रस्ट को जो है वो उसको भी अंडर एस्टिमेट किया। तो मैं समझता हूं कि मगरबी ताकतों ने अब बतदरीज भारत की असलियत जांच ली है और उनको ये अंदाजा हो गया है कि चीन के हवाले से जो उनको खुशफहमियां थी भारत से एक स्ट्रेटेजिक एलाई बनने की, वो भी शायद मिसकैलकुलेशन पर मबनी थी। और मोहम्मद साहब, ये आगे चलकर जो रिएक्शन इस वक्त बड़े ममालिक का सामने आ रहा है, अमेरिका का, कनाडा का, अब इस पर फिर कतर और चंद दीगर ममालिक के जो रिएक्शन सामने आए, इससे भारत को स्ट्रेटेजिकली कितना नुकसान हो सकता है? मैं ये नुक्ता रखता हूं मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के सामने। तो अब्दुल्ला साहब, इस पर जरा आप कमेंट कीजिएगा कि अब भारत को इसका मतलब माशी तौर पर भी और स्ट्रेटेजिकली भी आगे नुकसान होने जा रहा है? देखें, भारत को यकीनन इस पे ये नहीं कहा जा सकता कि नुकसान होने जा रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि पहली बात यह है कि उनको नेचुरल एलाई डिक्लेयर किया। पहले कॉन्डोलीजा राइस ने किया, उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने किया। और नेचुरल एलाई का मतलब यह है कि आप जो मर्जी करते रहें, आपकी थानेदारी कायम रहेगी। लेकिन इससे अलावा अगर हम इनके भारत के मखसूस प्लॉट्स देख लें तो आपको पता चलेगा कि नेपाल के अंदर जो रॉयल फैमिली थी उसको कत्ल कराने के पीछे जो है बाकायदा भारत का हाथ था। रॉ जो बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्दों की सपोर्ट करती है, वो इसमें मुलविस थी। फिर कतर का जिक्र किया आपने, वहाँ 8 लोगों को जो है एस्पिनाज के ऊपर जो है फांसी की सजा सुनाई गई अभी रिसेंटली। और इसी तरीके से हरदीप सिंह निज्जर जो एक सिख रहनुमा थे और खालिस्तान मूवमेंट के साथ जो है मुंसलिक थे, उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। लेकिन कमाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं भारत के इन्वॉल्वमेंट के, और उसके बाद नापसंदीदा शख्सियत करार दे के उस एजेंट को, जो कि रॉ का बदनाम ज़बाना एजेंट था, उसको जो है वो क्या नाम उसका कौर था, उसको आपने जाने दिया। क्यों जाने दिया भाई? आपका कानून था, आपके मुल्क के अंदर कत्ल हुआ, आपको उसको सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि डिप्लोमेट को जो है कहीं भी जो है लॉ ऑफ द लैंड को ब्रेक करने की इम्यूनिटी हासिल नहीं होती। तो भाई क्यों जाने दिया? अब जो अमेरिका ने कहा है उसके ऊपर वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही कोई और मुल्क होता तो वो उसके ऊपर जो है इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाती, उसके ऊपर सैंक्शन लगाई जाती, उसके ऊपर तरह तरह के जो है वो उसके बाजू कसे जाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। अब मसला यहाँ ये है कि भारत जो है वो खुल खेल के सामने आ रहा है। एक तरफ ऋषि सुनक बैठे हुए हैं बरतानिया के अंदर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैमला हैरिस जो है वो एक, आप देख लें, अभी भी IMF की जो यहाँ हेड आई हैं वो एक भारतीय निजात खातून है, और उन्होंने क्या चाहते हैं, तो भारत का जो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है और जिसका चाणक्य की पॉलिसी की बात की गई, तो चाणक्य की पॉलिसी तो बड़ा वादे कहती है कि आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन है और जो नेबर का नेबर है वो आपका दोस्त है। आप देख लें, पाकिस्तान के हवाले से हम दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान का जो नेबर अफगानिस्तान वो आपका दोस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।